हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आज हम सुनने जा रहे हैं टक्कर का आदमी। जी हां, टक्कर का आदमी देवराज चौहान सीरीज का नॉवल है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस टक्कर का आदमी को। हरिनगर घंटाघर पर स्थित फ्लैटों के जाल में से एक फ्लैट पर तीखा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन के 11 बज रहे थे। फ्लैट देवराज चौहान का था। जगमोहन भी करीब था। अन्य 3 चेहरे नए थे। जगन भाई, दिल्ली का सबसे खतरनाक इंसान दल सिंह पाड़ा, जिसे कि जनसाधारण में गॉडफादर के नाम से जाना जाता था। वह इसी गॉडफादर के पुरानी और नई दिल्ली में फैले जुआ घरों को संभालता था। अंडरवर्ल्ड की हस्ती था। पतला सूखा शरीर, आंखों पर नजर की ऐनक। सुनीता कई सालों से जेब काटने और लोगों का माल छीनने का धंधा कर रही थी। कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी थी। देखने में बेहद खूबसूरत और भोली भाली मासूम लड़की, परंतु बिल्ली की तरह खतरनाक और चालाक। बलबीर सिंह मशहूर तिजोरी तोड़, हर प्रकार के ताले खोलने में माहिर। जिंदगी में 2 डकैतियां डाली, बैंक में डकैती और पेरोल ले जा रही 8 लाख के नोटों से भरी वैन पर। बदकिस्मती से दोनों ही बार खून खराबा हुआ। दोनों ही बार वह पकड़ा गया और उम्र कैद की सजा मिली। चंद महीने पहले उम्र कैद की सजा भुगत कर आए अब बलबीर सिंह को हर रोज सुबह पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाना पड़ती थी। कानूनन उसे खतरनाक अपराधी घोषित किया गया था। वह जानता था कि अगर इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ा तो फिर उसे तब ही बाहर निकलने दिया जाएगा जब बूढ़ा होकर वह मरणासन अवस्था में होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया और गंभीरता भरी दृष्टि सब पर डाली। फिर बोला, आज हमें हरकत में आना है। इस समय 11 बज रहे। हमारे पास 6 घंटों का वक्त है। यूं तो हम सब कुछ दोहरा चुके हैं कि किस किस को कब क्या करना है, परंतु अंतिम बार मैं फिर डकैती के मुद्दे पर बात कर लेना चाहता हूं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थी। आज शाम हमें मायापुरी स्थित हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच को लूटना है, जिसमें कि 4 बजे तक 2 करोड़ कैश रुपया आ जाएगा। देवराज चौहान ने कहना शुरू किया। इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच मौजूद हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच ने सारे इंडस्ट्रियल एरिया पर होल्ड कर रखी है। आज 30 तारीख है और कल 1 तारीख को इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पे बटनी है, जो कि एक दिन पहले ही इस बैंक के स्ट्रांग रूम में आ जाती है। 1 तारीख को फैक्ट्रियों वाले बैंक से पैसे निकाल कर तनख्वाह बांटते हैं। यह सब सिलसिला इस बैंक में 10 तारीख तक चलता रहता है, क्योंकि हर फैक्ट्री का पे डे अलग है। परंतु सबसे मोटी रकम 2 करोड़ की महीने की आखिरी तारीख को इकट्ठी होती है और आज आखिरी तारीख है। देवराज चौहान के शब्द सबके कानों से टकरा रहे थे। 5 बजे तक बैंक का सारा स्टाफ चला जाता है। बैंक मैनेजर दीपचंद दीवान 5:45 से पहले बैंक से बाहर नहीं निकलता। दरअसल उसकी लड़की एक लिमिटेड फर्म में सर्विस करती है। सुबह बाप बेटी एक साथ घर से निकलते हैं। उनके पास कार है। बेटी बाप को बैंक के सामने ड्रॉप करती हुई कनॉट प्लेस स्थित अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। 5:30 बजे उसे छुट्टी मिलती है। तब वह कार पर बैंक आकर अपने पिता दीपचंद दीवान को रिसीव करती है। वैसे तो वह 15 मिनट में यानी कि 5:45 तक अपने बाप तक पहुंच जाती है, परंतु कभी कभी शाम के वक्त ट्रैफिक जैम होने पर उसे 10-15 मिनट की देरी भी हो जाती है। बहरहाल हमें यही सोचकर चलना है कि आज वह शाम 5:45 बजे ही बैंक में रोज की तरह अपने बाप को रिसीव करने पहुंचेगी। क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान फिर बोला, 5 बजे तक बैंक का सारा स्टाफ चला जाता है और 70% फैक्ट्रियों में 5 बजे तक छुट्टी हो जाती है। यानी कि उस समय ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया हलचलों से परे शांत हो जाता है और
सबको वहां ठीक 5:05 पर पहुंचकर काम करना है, जबकि बैंक मैनेजर दीपचंद दीवान अपने कैबिन में बैठा व्यस्त होगा और दोनाली बंदूक कंधे पर लटकाए अधेड़ चौकीदार बैंक के मुख्य द्वार पर स्टूल पर बैठा मैनेजर की बेटी के आ जाने का इंतजार कर रहा होगा कि वह आए और उसे छुट्टी मिले। देवराज चौहान ने सुनीता को देखा। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? मालूम है, सुनीता ने स्थिर लहजे में कहा। गुड। देवराज चौहान ने जगन भाई को देखा। जगन भाई ने विश्वास भरे अंदाज में गर्दन हिला दी। देवराज चौहान ने बलबीर सिंह से कहा, बलबीर सिंह, 5:05 के करीब हमें बैंक में प्रवेश करना है। हालातों पर कंट्रोल करने और स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में 5-7 मिनट का वक्त लग जाना लाजिमी है। इस तरह देखा जाए तो तुम्हारे पास आधे घंटे का वक्त होगा स्ट्रांग रूम खोलने का। हमें 5:45 से पहले ही बैंक से बाहर निकल जाना है। मैनेजर की बेटी से हमारा आमना सामना नहीं हो तो बेहतर होगा। तुमने स्ट्रांग रूम तो देख? हाँ, देख लिता सी, बलबीर सिंह अपने पंजाबी लहजे में बोला। जगमोहन ने दिखाया सी। ओ कोई खास ढंग दा स्ट्रांग रूम नहीं है। ओ आम तरह दा ही स्ट्रांग रूम वे। अद्धे घंटे विच मैं ओनू आराम नाल खोल लांगा। हमारी योजना का अंतिम दारोमदार तुम पर ही है बलबीर सिंह। अगर मैनेजर की लड़की के आने से पहले हम बाहर ना निकले तो गड़बड़। मैं खोल दूंगा स्ट्रांग रूम नु, बलबीर सिंह ने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। 2 बार जेल विच उम्र कैद दी सजा काट आया वा, बुढ़ा होने ते आ गया वा। हुण मेरा कोई इरादा नहीं कि फिर जेल पहुंच जावा। इस करके जिंज भी होवे स्ट्रांग रूम नु टाइम दे विच खोलना ही पाएगा। 2 बार पहले दोहरा चुके देवराज चौहान ने बैंक रॉबरी के प्लान को पुनः दोहराया। सब कुछ पहले से ही जानते हुए उन सब ने देवराज चौहान के कहे शब्दों को पुनः ध्यान से सुना। कहीं भी कोई त्रुटि ना दिख रही थी। 1 बजे तक इसी सिलसिले में बातें होती रही। जब बातें समाप्त हुई तो देवराज चौहान तब्दीली भरे शब्दों में बोला, ठीक 4:30 बजे हमें मायापुरी में गुलाब हाउस वाले बस स्टॉप पर इकट्ठा होना है। जरूरी नहीं कि वहां मिलकर हमने आपस में बातें करनी है। हम अपरिचित ही रहे तो बेहतर होगा। अलबत्ता मैं या जगमोहन तुम सबकी जेबों तक रिवॉल्वर अवश्य पहुंचा देंगे, जिसे कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही इस्तेमाल करना है। अंत तक हमारी यही कोशिश होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी की जान ना लेनी पड़े। खाली डकैती को इतना बड़ा जुर्म नहीं माना जाता। अगर डकैती के साथ कत्ल भी शामिल हो जाए तो कानून की निगाहों में मामला संगीन हो जाता है। जायज बात थी, सबने सिर हिलाए। किसी को कुछ और पूछना है? आखिरकार बैंक डकैती से संबंधित बातें समाप्त होने पर देवराज चौहान ने सबके चेहरों पर नजर मारी। सबके सिर इनकार में हिले। तो ठीक है, शाम ठीक 4:30 बजे हम सब मायापुरी के गुलाब हाउस वाले स्टॉप पर इकट्ठा होंगे। 15 मिनट पहले पहुंच जाना बेहतर होगा। 2 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो उठा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। इस आधे घंटे में हमने बैंक में प्रवेश करके चौकीदार और बैंक मैनेजर को काबू में करके स्ट्रांग रूम में पहुंचकर स्ट्रांग रूम को खोलकर 2 करोड़ रुपए निकाल लेना है। यानी कि वक्त सिर्फ आधा घंटा और काम पौन घंटे का। बाकी 15 मिनट हमें आधे घंटे में ही कवर करने होंगे। अगर हमारी सोच के मुताबिक काम हुए तो खतरा न के बराबर। अगर वक्त की कमी पड़ गई तो हमारे गिर्द खतरा ही खतरा होगा। 5:45 के लगभग बैंक मैनेजर की लड़की वंदना ने बैंक के बाहर पहुंचकर कार का हॉर्न बजाकर अपने बाप को रोज की भांति बैंक से बाहर निकालना है और तब तक हमें बैंक से अपना काम समाप्त करके बैंक से बाहर होना चाहिए। अगर वो कुड़ी आ ही गई ते ओनू भी मुर्गी बनाकर सब दे नाल बिठा दावेंगे। ऐदे विच फिक्र दी की कोई बात नहीं, बलबीर सिंह ने कहा। चिंता की जरूरत है बलबीर सिंह। अगर तो वह कार से उतरकर सीधी बैंक में घुसकर अपने बाप को बुलाने जाती हो तो परवाह नहीं, लेकिन उसके द्वारा कार का बजाया जाने वाला हॉर्न और बाप का बाहर ना निकलना उसे शक में डाल सकता है। आसपास की फैक्ट्रियों के बाहर मौजूद चौकीदार, जिनके लिए वंदना का हॉर्न बजाना और दीपचंद दीवान का बाहर निकलना आम बात होगी, आज बाहर ना निकलने पर उन्हें शक के रास्ते पर ला खड़ा कर सकता है। इससे हमारे फंसने की संभावना या बैंक डकैती को बीच में छोड़कर भाग जाने की संभावना बढ़ सकती है, जबकि मैं हर हाल में सफलता चाहता हूं। वो तो है, बलबीर सिंह ने समझने वाले भाव में मुंडी हिलाई। ऐसे मौके पर कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती है जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता, विचार भी नहीं आया होता। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबको सब्र और समझदारी से काम लेना होगा।
ऐसे मौके पर पैदा हो जाने वाली घबराहट सारा काम खराब कर देती है। नहीं भी फंसना होगा तब भी फंसना पड़ जाता है। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, इसलिए रॉबरी के समय जो भी किया जाए समझदारी से किया जाए, एक दूसरे की सहमति से किया जाए। अब हम सब ठीक 4:30 बजे मायापुरी के गुलाब हाउस के बस स्टॉप पर मिलने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 1 मिनट की देरी भी हमारे प्लान को डगमगा सकती है। सबसे पहले बलवीर सिंह फ्लैट से निकला। जगन भाई उठा और सिगरेट सुलगाकर देवराज चौहान को देखने लगा। चेहरे पर गंभीरता के भाव विद्यमान थे। कहो, देवराज चौहान उसके चेहरे के भावों को पहचान कर बोला। देवराज चौहान, मैं दल सिंह पाड़ा के सिलसिले में कहना चाहता था कि अगर उसे मालूम हो गया कि मैं उसके उसूलों को तोड़कर इस बैंक डकैती में शामिल हुआ हूं तो वह कहर बरसाकर रख देगा हम सबको रौंद। जगन भाई, देवराज चौहान धीमे स्वर में सांप की भांति फुफकार उठा। अव्वल तो उसे कुछ मालूम होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो पाड़ा को मैं समझा दूंगा कि इस मामले से उसका कोई रिश्ता नहीं। पाड़ा रिश्ते कायम कर लेता है और समझता नहीं, सिर्फ समझाता है। जगन भाई के स्वर में क्रोध से भरी बेचैनी व्याप्त थी। तुम अपने काम से मतलब रखो। बैंक डकैती के बीच तुम्हारा जो काम है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं। अगर पाड़ा ने इस मामले में किसी तरह का दखल दिया तो उसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम चाहे कुछ भी सही देवराज चौहान, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाड़ा को तुम संभाल पाओगे। पाड़ा तो दूर, उसकी बेटी चिन्ना पाड़ा को भी शायद तुम ना संभाल पाओ। देवराज चौहान का चेहरा आंख के गोले की भांति दहक उठा। ज्यादा मत बोलो जगन भाई। देवराज चौहान गुर्रा उठा। कौन किसको संभालेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और यह पाड़ा की खुशकिस्मती होगी कि अगर उसने इस मामले में दखल ना दिया हो तो। अगर दिया तो वह बुरे अंजाम का हकदार होगा, बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा उसे। जगन भाई के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह देवराज चौहान की बातों से सहमत नहीं, परंतु वह कुछ नहीं बोला। बोलने का फायदा भी नहीं था। चंद घंटों के बाद बैंक डकैती को अंजाम दे देना था और पाड़ा को लेकर उनके बीच पहले भी बात हो चुकी थी, और देवराज चौहान का एक ही कहना था कि वक्त आने पर वह पाड़ा को संभाल लेगा, जबकि जगन भाई जानता था पाड़ा से कोई नहीं जीत सकता। उस वैशी इंसान को कोई उसकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता। इजाजत लेकर शाम 4:30 बजे गुलाब हाउस के स्टॉप पर पहुंचने को कहकर जगन भाई चला गया। अब तक शांत खड़ा जगमोहन बोला, बैंक डकैती में ज्यादा खतरनाक बात मुझे पाड़ा वाली लग रही है। स्वर में पर्याप्त गंभीरता थी। दल सिंह पाड़ा एक ऐसा नाम है आज की तारीख में कि दिल्ली की हवा भी उसके इशारे पर चलती है। वह हमारे मामले में आ गया तो। जगमोहन, देवराज चौहान ने चुभते स्वर में कहा, तू अच्छी तरह जानता है कि आज शाम डकैती होगी और जगन भाई भी हर हाल में उस डकैती में शामिल होगा, तो फिर इस सिलसिले में तेरे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। सब काम पूरे हो चुके हैं, प्रोग्राम नहीं बदला जा सकता। पाड़ा का खौफ न जाने क्यों तुम्हारे दिमागों पर हावी हुआ पड़ा है। जगमोहन ने कुछ कहना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने हाथ उठाकर बोलने से उसे रोक दिया। अपने हिस्से का काम करो, जाओ और अच्छी कंडीशन की कार चोरी करके उसकी नंबर प्लेट बदल दो। डकैती में हम अपनी नई चोरी की कार इस्तेमाल करेंगे। जगमोहन ने गहरी सांस ली और सुनीता पर निगाह डालकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान की निगाह सुनीता पर जा टिकी। सुनीता, दिल से कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, इस डकैती से पीछे हट जाओ। इसमें हिस्सा मत लो, तुम्हारे बिना भी हम किसी प्रकार काम चला लेंगे। क्यों? सुनीता की मधुर आवाज में गंभीरता भर आई। वह करीब आकर देवराज चौहान से सटती हुई बोली, क्या मैं इस काम के काबिल नहीं हूं? काबिल तो हो, पूरी तरह काबिल हो। देवराज चौहान प्यार और विवशता भरे स्वर में कह उठा, तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझ रही हो। तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और यह मेरी जिंदगी का आखिरी बुरा काम है। इस डकैती के बाद मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ अपने होने वाले बच्चे के साथ किसी शांत जगह जाकर जिंदगी बितानी है। हमने शादी करनी है सुनीता। फिर मुझे कैसे अच्छा लगेगा कि तुम डकैती जैसे खतरनाक बात में दखल दो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। सुनीता ने देवराज चौहान के गले में बाहें डाल दी। देव, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी सुनीता को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिर तुम्हारे साथ होने के कारण तो मैं हर बात से बेपरवाह हूं। देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। वह समझ गया कि सुनीता उसकी बात मानने वाली नहीं। पहले भी कई बार समझा चुका था, परंतु वह नहीं मानी थी और आखिरी कोशिश भी नाकामयाब ही रही थी। चाहता तो सख्ती के साथ सुनीता को डकैती से अलग कर सकता था, परंतु सुनीता तो उसे इस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी औरत लग रही थी। अपना सब कुछ वह सुनीता को मान चुका था, इसलिए सख्ती करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। जगमोहन कार चुराने
जा चुका था। 2 घंटे तो फ्लैट पर किसी के आने का भी चांस नहीं था। देवराज चौहान और सुनीता की बाहें एक दूसरे के शरीरों के गिर्द लिपटती चली गई। अपने खस्ताहाल कपड़ों को दुरुस्त करके पहनने के बाद बलबीर सिंह जब तैयार हुआ तो शाम के 4 बज रहे थे। उसके भीतर प्रसन्नता के साथ साथ उत्तेजना भी थी। जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि डकैती सफल होगी, वह लाखों का मालिक बनेगा, उसकी जिंदगी के सारे सपने पूरे होंगे। अभी काफी वक्त था। रघुवीर नगर 4 मंजिला क्वार्टर से मायापुरी गुलाब हाउस तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगने थे। फ्लैट नुमा कमरे से बाहर निकलकर विशाल हॉल पार करके नजफगढ़ रोड से स्कूटर ही तो पकड़ना था। वहां तो वैसे भी स्कूटर स्टैंड था, कोई दिक्कत नहीं आनी थी। स्कूटर वाला अगर इतनी करीब जगह पर जाने में आनाकानी करता तो उसे वापसी का किराया देने को कहकर तैयार किया जा सकता था। बहरहाल उसने यही फैसला किया कि निकल चले। 10-15 मिनट गुलाब हाउस के स्टॉप पर टहल कर बिता लेगा। सिगरेट का पैकेट उठाकर जेब में डाला और दीवार पर लगा रखी भगवान की तस्वीर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए सफलता की प्रार्थना शुरू की ही थी कि दरवाजे के बाहर आती जूतों की पदचापों के बाद किसी ने जोर से दरवाजा भिड़भिड़ाया। दरवाजा भिड़भिड़ाने की आवाज आस पड़ोस को भी अवश्य सुनाई दे गई होगी। बलबीर सिंह का दिल जोरों से धड़क उठा। इस वक्त कौन आ गया? इस तरह तो दरवाजा पुलिस वाले ही खड़काते हैं। यह तो उसकी राय नितांत पक्की थी। सारे जहान की खीज उसके मन में भर आई। खुद को 1000 लानतें भेजी कि वह 10 मिनट पहले क्यों नहीं निकल गया यहां से। खुद को संभाल कर सामान्य भाव से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। सामने अरविंद यादव नाम का हवलदार खड़ा था। हाथ में डंडा था जिससे कि उसने दरवाजा खटखटाया था। अरविंद यादव राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के SHO का मुंह लगा था और उसके ना होने पर खुद को ही थाने का मालिक समझता था। उसे देखते ही बलबीर सिंह सकते किसी हालत में खड़ा रह गया। मस्तिष्क में यही विचार बार बार कौंधने लगा कि यह यहाँ क्यों आया है ऐसे नाजुक मौके पर, जबकि उसका एक एक मिनट कीमती था। अरविंद नाम का यह हवलदार क्यों 10 नंबरी? अरविंद यादव फिल्मी स्टाइल के पुलिस वालों की भांति हाथ में पकड़ा डंडा घुमाते हुए बोला, बड़ा बंठन के खड़े हो। बलबीर सिंह ने फौरन खुद पर काबू पाया। बाहर जा रही सी? कहाँ? कनॉट प्लेस रीगल पर फिल्म देखने विच। बलबीर सिंह ने मुंह बिगाड़ा। बड़े ऊंचे उड़ रहे हो प्यारे, फिल्म देखने, वह भी रीगल पर। विशाल पर देखो, अजंता पर देखो, नटराज, मिलन या विवेक पर देखो। हद है तो रचना पर चले जाओ। लेकिन साहब तो रीगल जा रहे हैं, कनॉट प्लेस। गले में बोर्ड भी लटका ले, मैं 10 नंबरी हूं और हर रोज थाने में हाजिरी। जिनने हाल भी तू गिनाए ओ ये सब फिल्मा देख चुकी हवा। बलबीर सिंह ने लापरवाही से कहा, ते ऐथे क्यों आया वे अपन के? चल, साहब ने बुलाया है। बलबीर सिंह का दिल जोरों से धड़क उठा। तो साहब ने? अपने खुश्क लहजे पर नियंत्रण पाते हुए बलबीर सिंह क्या उठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्यों? मैं तो हुन कुछ नहीं किया, कितना फिर? मर क्यों रिया है? तुझे डंडा ठोकने के लिए नहीं ले जा रहा। साहब की अलमारी की चाबी खो गई है, इसी समय अलमारी में से कुछ जरूरी दस्तावेज निकालने हैं। सत्यानाश! बलबीर सिंह मन ही मन बड़बड़ाया। ताले वाला कोई मिल नहीं रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि दूर जाने की क्या जरूरत है। हवलदार अरविंद सिंह यादव व्यंग से मुस्कुराया। अपना बलबीरा है ना? अरे तू तो चलता फिरता चाबियों का गुच्छा है, गुच्छा, जो मर्जी खुलवा लो। बलबीर सिंह ने कलाई पर बंदी घड़ी को देखा। 4:10 हो रहे थे और 4:30 बजे उसे गुलाब हाउस के बस स्टॉप पर पहुंचना था। अब डकैती का सारा दारोमदार उस पर ही था। स्ट्रांग रूम उसने ही खोलना था। अगर वह ना पहुंचा तो सारी योजना मिट्टी में। और उसके कारण फ्लॉप हुई योजना के कारण देवराज चौहान, जगन भाई और जगमोहन जैसे खतरनाक लोगों ने उसकी खाल उधेड़ देनी थी। दूसरे, उसमें इतना हौसला ना था कि पुलिस वाले को खरा जवाब देकर चलता करे। यह तो सीधे तौर पर दुश्मनी लेने वाली बात हो जाती। जबकि इस समय वह जो काम करने जा रहा था उसके लिहाज से उसे सामान्य और पुलिस वालों से दोस्ताना संबंध होना जरूरी था। मन ही मन कुड़ते हुए बलबीर सिंह ने कंधों को झटका देकर कहा, कौन सी अलमारी है? गोदरेज की।
बलबीर सिंह ने ताला खोलने वाला जरूरी सामान उठाया जो कि काफी मुद्दत से काम नहीं आया था और जंग खा चुका था। चलो। हवलदार यादव आगे आगे डंडा नीचे ठोकते हुए चलने लगा और 2 कदम बलबीर पीछे चलता हुआ उसके सिर, पीठ और टांगों को घुरता हुआ मन ही मन उसके लिए हजारों गालियों का सैलाब निकाल रहा था। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। बलबीर सिंह ने सामान्य ढंग से मुस्कुराकर SHO श्रीकांत सिन्हा को सलाम मारा। हवलदार यादव, मुझे लाया कि आपकी अलमारी। हाँ, इंस्पेक्टर सिन्हा ने सरसरी निगाह उस पर मारकर दीवार के सहारे खड़ी कर रखी अलमारी की तरफ इशारा किया। जल्दी खोलो इस अलमारी को। बलबीर सिंह को तो उससे ज्यादा जल्दी थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और अपने औजारों सहित अलमारी के समीप पहुंचा और उसे खोलने में जुट गया। इंस्पेक्टर सिन्हा टेबल पर रखी फाइल में व्यस्त था। हवलदार अरविंद यादव उसे अलमारी खोलते इस प्रकार देख रहा था जैसे भविष्य में जरूरत पड़ी तो उसे बुलाने की अपेक्षा अलमारी वह खुद ही खोल लेगा। 5वें मिनट बलबीर सिंह सीधे खड़ा होकर पलटा और हवलदार यादव को खा जाने वाले निगाहों से घूरने लगा। क्या है? उसे इस प्रकार घूरते पाकर अरविंद यादव हैरान हो उठा। चाबी दे बगैर अलमारी खोलने की कोशिश की है न किसी ने। इंस्पेक्टर सिन्हा सिर उठाकर उसे देखने लगा। हाँ, चाबी खो जाने पर दूसरी चाबियां लगाकर इसे खोलने की कोशिश मैंने ही की थी कि शायद खुल जाए। कोशिश नहीं, जबरदस्ती कोशिश की कितनी वह। बलबीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका टाइम खराब हो रहा था। 4:30 बजे उसने गुलाब हाउस में पहुंचना था और 4:30 यहीं बजने जा रहे थे। बेजदा लीवर तक टेढ़ा होया पाया वह। हवलदार यादव के कहने से पहले ही इंस्पेक्टर सिन्हा क्या उठा। तो इसमें इतना गुस्सा होने की क्या आवश्यकता है? लीवर टेढ़ा हो या सीधा, तुम्हारे लिए तो इसे खोलना कठिन नहीं। बलबीर सिंह के जेहन को तीव्र झटका लगा। वह कुछ ज्यादा ही बोल गया था। उसका इस तरह उत्तेजित हो जाना किसी भी तरह के शक का बायस बन सकता था। गहरी सांस लेकर उसने सिन्हा को देखा। इंस्पेक्टर साहब, बलबीर सिंह बोला, मैं ठीक गुस्सा हो रहा था। मेरे वास्ते किन्नी बड़ी गल वे कि 5 मिनट विच में अलमारी नहीं खोल पाया, जबकि 5 मिनट विच तो मैं बड़ा बड़ा ताला खोल देना वे। ए मेरी बेइज्जती नहीं तो और की वे। मैं ठीक है, ज्यादा मुंह मत फाड़ और अलमारी खोल। इंस्पेक्टर सिन्हा ने मुंह बिगाड़ कर कहा। इसके बीच में पड़ी खास फाइल लेकर मुझे अभी हेडक्वार्टर पहुंचना है, जल्दी कर। बलबीर सिंह ने कुछ नहीं कहा और अलमारी पर झुक गया। वह हद दर्जे तक झल्लाहट का शिकार था। बिन बुलाई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी थी। अगर उसे पहले ही पता होता कि यह सब होना है तो वह देवराज चौहान के फ्लैट से सीधा यहाँ आने की अपेक्षा कहीं और घूम फिर कर समय व्यतीत करता और ठीक 4:30 बजे गुलाब हाउस के बस स्टॉप पर पहुंच जाता। परंतु अब इन बातों को सोचने से क्या मतलब। 10 मिनट लग गए उसे अलमारी खोलने में। श्रीकांत सिन्हा फौरन आगे बढ़ा और अलमारी खोलकर बीच में मौजूद फाइलों में से एक फाइल निकाली और टेबल पर पड़ी केप उठाकर सिर पर रखते हुए हवलदार अरविंद यादव से बोला, मेरी वापसी तक तुम इसी जगह पर रहना, कोई अलमारी को हाथ ना लगाए। कई जरूरी फाइलें इसमें मौजूद है, समझ गए? जी, यस सर। अलमारियों का ताला ठीक करने वाले कहां पर मिलेंगे? श्रीकांत सिन्हा ने बलबीर सिंह को देखा। अलमारी वाली दुकान ने या फिर नटराज सिनेमा ते जरा आगे रे दुकान थले फुटपाथ पे बैठे हुंदे ने चाबिया वाले नई ने तिलक ते सामने नगर चौक तो पक्का मिल जाने वे। बलबीर सिंह ने बड़े सब्र के साथ जवाब दिया। सिन्हा ने यादव से कहा, किसी को भिजवाकर अलमारी का ताला ठीक करवा लो। कहने के साथ ही सिन्हा फाइल थामे बाहर निकल गया। मैं जा रहा वे। बलबीर सिंह भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। तुम तो कनॉट प्लेस जा रहे हो, रीगल पर? यादव बोला। हाँ। बलबीर सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। रास्ते में मोती नगर से नटराज के पास, जहां तू चाबिया वाले होने के बारे में कह रहा है, वहां से किसी चाबी वाले को काम मेरे बसदा नहीं बे। बलबीर सिंह ने मुंह बिचका कर कहा, कोई पुलिस वाला जाए तो गलहौर वे, मेरे कहने वो नहीं आने लग गए। ठीक है, दफा हो जा, किसी और को भेजता हूं वहां, यादव ने कुड़ कर कहा। बलबीर बेहद सामान्य ढंग से बाहर आया और चंद ही पलों में पुलिस स्टेशन से बाहर था। 4:40 हो रहे थे। शरीर में ज्वालामुखी फूट रहा था। इस समय उसे गुलाब हाउस के स्टॉप पर होना चाहिए था, जहां पर देवराज चौहान, जगमोहन, सुनीता और जगन भाई उसकी राह देख रहे होंगे। वैसे कोशिश की जाए तो अब भी 5 बजे तक पहुंच ही सकता था। हाथ में औजार थाम रखे थे जो उसने अलमारी खोलने के लिए अपने कमरे के फ्लैट से उठाए थे। जहां इतनी देर वहां थोड़ी सी और सही, मन ही मन उसने सोचा और औजारों को अपने फ्लैट पर जाकर रखा। बैंक डकैती के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस वाले उसके बारे में छानबीन करें। इन औजारों का फ्लैट पर ना मिलना उन्हें शक में डाल सकता है। फिर अपने फ्लैट से बाहर निकला और पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरकर तेज तेज कदमों से विशाल फिल्म हॉल
पार करता हुआ कुछ आगे मोड़ पर पहुंचा और वहां खड़े स्कूटर वालों में से एक को मायापुरी चलने को तैयार किया। सौदा 12 रुपए में पटा। 5 बजने में आधा मिनट भी बाकी ना था। देवराज चौहान की सर्द निगाहें चारों ओर घूम रही थी। 5-10 मिनट देर होती तो अलग बात थी। आधा घंटा ऊपर हो चुका था। बलबीर सिंह का अता पता नहीं था, जबकि उसे 4:30 से भी 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। देवराज चौहान को सारी मेहनत मिट्टी में मिलती महसूस होने लगी थी। उधर जगमोहन, जगन भाई और सुनीता के भी बुरे हाल थे कि बलबीरा नहीं आया। स्ट्रांग रूम उसी ने खोलना था। बिना स्ट्रांग रूम खोले डकैती तो हो ही नहीं सकती थी। अब क्या होगा? सबके दिमागों में इकलौता यही प्रश्न टकरा रहा था। स्टॉप पर भीड़ बढ़ रही थी। फैक्ट्रियों में छुट्टी हो चुकी थी और कर्मचारी स्टॉप पर पहुंचते ही जा रहे थे, जिनमें ज्यादातर लड़के लड़कियां थे। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। हमारा यहां से चलने का समय हो चुका है, बलबीर सिंह। जगमोहन के शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि उसकी निगाह उस स्कूटर पर जा रुकी जिसके रुकते ही बलबीर सिंह नीचे उतरा था। लो, वो आ गया। देवराज चौहान, जगमोहन, सुनीता, जगन भाई, सबकी निगाहों ने बलबीर सिंह को देखा। सबने राहत भरी सांस ली कि देर ही सही, वक्त रहते आया तो सही। देवराज चौहान जगमोहन से बोला, कार कहाँ है? पीछे गली में खड़ी है, जाओ और उसे लेकर बैंक के सामने चुनिंदा जगह पर जम जाओ। जगमोहन आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने चंद कदम दूर खड़ी सुनीता को देखा। सुनीता तो जैसे उसके ही इशारे का इंतजार कर रही थी। वह स्टॉप से हिली और आगे बढ़ गई। चंद कदम आगे एक मोड़ था। मोड़ मुड़कर वह इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ गई, उस तरफ की ओर जहां हिंदुस्तान बैंक था। बलबीर सिंह देवराज चौहान के पास पहुंचा। दोनों ने इस तरह हाथ मिलाया जैसे वह बलबीर सिंह का ही इंतजार कर रहा हो। फिर उसके कंधे पर हाथ रखे देवराज चौहान सुनीता वाली दिशा में बढ़ गया। कहां पर मर गया था? देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला। आधे मिनट में ही बलबीर सिंह ने अपनी दास्तां सुना दी। बात ही ऐसी थी कि देवराज चौहान उसे कुछ कह ना सका। वैसे भी यह बलबीर सिंह की काबिलियत ही थी कि सारे लफड़े से निपटकर एंड टाइम पर वह आ गया था, यही बहुत था। देवराज चौहान ने हल्की सी गर्दन पीछे घुमाकर देखा। पर्याप्त फासला रख के जगन भाई लापरवाही से पीछे आ रहा था। मैं जेड़े औजार कड़े सी हो, मेरे पास है, बैंक में जाकर मिल जाएंगे। बलबीर सिंह ने राहत भरी मुद्रा में सिर हिलाया। ठीक मौका देखकर देवराज चौहान ने उसके कपड़ों में रिवॉल्वर डाल दी और कंधे से हाथ हटाकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, रिवॉल्वर होने का यह मतलब नहीं है कि जरा सी बात पर गोली चला। खून खराब है तो शुरू से ही मैंने बहुत डरा दे। मैं कभी गोली नहीं चलाई। रिवॉल्वर पकड़ते ही मनो घबराहट होने लग दी। वे पंजाबी शेर पुत्र और जवाब मरियल घोड़े का। देवराज चौहान का स्वर तीखा था। 2 बार उम्र कैद दी सजा कटन पहले पंजाबी शेर पुत्र सी। बलबीर सिंह ने थके स्वर में कहा, हुन ते पंजाबी गिरड़ भी नहीं रिया। आगे के काम ध्यान से करना। 5 मिनट में हमारे तुम्हारे कारण बर्बाद हो चुके हैं। देवराज चौहान की निगाह सामने जा रही सुनीता पर थी। बैंक कुछ ही दूर पर था। सुनीता ने हमेशा की तरह कमीज सलवार पहन रखी थी। उसे देखकर तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कमीज सलवार पहनकर जा रही वह युवती बैंक डकैती जैसे खतरनाक काम को अंजाम देने जा रही है। जगन भाई 30 कदम पीछे आराम से आ रहा था। तभी देवराज चौहान की निगाह सफेद मारुति पर पड़ी, जो बैंक के सामने सड़क पार से जरा हटकर खड़ी थी, और उससे टेक लगाए खड़ा जगमोहन सिगरेट के कष्ट लेते हुए बोरियत भरी मुद्रा दर्शा रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो और उसके वक्त पर न आने पर उसे कौफ्त महसूस हो रही हो। बैंक के मुख्य द्वार पर स्टूल पर बैठे चौकीदार बाज बहादुर ने खूबसूरत युवती को अपनी तरफ आते देखा तो मन ही मन हैरान हो गया कि इस वक्त बैंक में क्या काम। बहरहाल उसकी तरफ से किसी तरह की गड़बड़ी की आशा नहीं कर सकता था, इसलिए वैसे ही बैठा रहा। कंधे पर 2 नाली बंदूक थी और कमर में कारतूसों की पेटी बंधी हुई थी। बैंक के मुख्य द्वार पर लोहे की ग्रिल को मोटी जंजीर से इस तरह बांध रखा था कि सिर्फ एक आदमी ही ग्रिल के दोनों पार्टों में से खिसक कर भीतर जा सके। सुनीता उसके पास पहुंची और गहरी सांस लेकर बोली, वंदना नहीं आई? वंदना? बाज बहादुर के होठों से निकला। हाँ वंदना, मैनेजर साहब की बेटी। ओ मैम साहब तो अभी नहीं आई, आने वाली होगी, 5:45 बजे तक आ ही जाती है। आप कौन है? मैं वंदना की सहेली हूँ, उसके ऑफिस में ही काम करती हूँ। सुनीता ने कलाई पर बंदी घड़ी देखते हुए कहा।
मुझे कुछ काम था इसलिए लंच में ही छुट्टी करके आ गई थी। कुछ जरूरी कागजात उसने तैयार करने थे तो उसने कहा मायापुरी की हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच पर 5:45 तक पहुंच जाऊं। वहां पर उसके पापा बैंक मैनेजर हैं। घर यानी कि जनकपुरी जाते समय वह हर रोज पापा को बैंक से लेती है जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बाज बहादुर को सुनीता पर जरा भी शक न हुआ। सब कुछ तो ठीक ठीक कह रही थी। ऊपर से खूबसूरत युवती, पढ़ी लिखी युवती, अवश्य वंदना की सहेली ही होगी। शक की गुंजाइश ही कहां पर पैदा होती है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी तो 5:15 बजे हैं। मैम साहब के आने में कम से कम आधा घंटा है। बाज बहादुर बोला। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। कहने के साथ ही सुनीता इंतजार करने वाले अंदाज में एक तरफ जा खड़ी हुई। मैं मैनेजर साहब से बात करता हूं, आप उनके केबिन में ही इंतजार कर लीजिएगा। बाज बहादुर फौरन बोला। कहीं मैम साहब और मैनेजर साहब मुझ पर नाराज न हो कि मैंने आपको बाहर क्यों खड़ा होने दिया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी मैनेजर साहब से बात करके आता हूं। सुनीता के सिर हिलाने पर बाज बहादुर जरा सी खुली ग्रिल के बीच लगी जंजीर के नीचे से झुकता हुआ भीतर प्रवेश कर गया। 2 पलों के उपरांत ही सुनीता भी भीतर प्रवेश कर गई। सामने ही केबिन नजर आ रहा था जिस पर इंग्लिश के मोटे मोटे शब्दों में मैनेजर लिखा था। सुनीता तेजी से उस तरफ बढ़ी। सलवार के बीच फंसा रखा रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। चेहरे पर सख्ती और दृढ़ता के भाव थे। खतरनाक बिल्ली की मानिंद उसका तन बदन झलक रहा था। आज तक उसने चोरी चकारी जैसे छोटे मोटे काम ही किए थे। उस हिसाब से वह जो कर रही थी वह उसकी औकात से बाहर बहुत बड़ा काम था, परंतु उसमें जरा भी घबराहट मौजूद नहीं थी। शायद इसलिए कि वह बचपन से ही हौसले वाली रही थी और इस काम के पीछे उसका प्यार देवराज चौहान भी तो साथ था। कैबिन के अध खुले द्वार के समीप पहुंची तो भीतर से मर्द की आती आवाज उसके कानों में पड़ी जो कह रहा था, इसमें पूछने की क्या बात है, वंदना की सहेली को भीतर भेज दो। अगले ही पल सुनीता तूफान की तरह भीतर प्रवेश कर गई। बाज बहादुर जो मैनेजर दीपचंद दीवान के जवाब पर पलटा ही था कि सुनीता को केबिन में प्रवेश करते पाकर ठिठका, परंतु जब उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर देखी तो स्तब्धता भरी मुद्रा में खड़ा का खड़ा रह गया। बंदूक कंधे पर थी जिसे उतारने में बहुत वक्त लगना था। दीपचंद दीवान उछलकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? सुनीता की सतर्कता भरी खतरनाक निगाह दोनों पर टिक चुकी थी। साहब, यही है वो लड़की। बाज बहादुर खुश्क स्वर में बोल पड़ा। यह फ्रॉड है। दीपचंद दीवान उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखते सूखे स्वर में बोला। कौन हो तुम? रिवॉल्वर नीचे कर लो। अगर तुम बैंक लूटने की नीयत से आई हो तो वापस चली जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। तुम दोनों अपनी जगह पर इसी तरह खड़े रहोगे, सुनीता ने दांत भींचकर कहा। उसका लहजा खुंखारतापूर्ण हो उठा था। जो भी हिला मारा जाएगा। वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। क्या चाहती हो तुम? दीपचंद दीवान के होठों से फटाफटा सा स्वर निकला। तभी केबिन के बाहर कदमों की आहट गुंजी। दीपचंद दीवान और बाज बहादुर की निगाहें केबिन के द्वार पर जा ठहरी, परंतु सुनीता की मुद्रा में कोई फर्क न आया। वह आंखों में मौत के भाव लिए सतर्क मुद्रा में खड़ी दोनों पर निगाहें टिकाए खड़ी रही। देवराज चौहान और बलबीर सिंह ने भीतर प्रवेश किया था। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर और चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे। उनका चेहरा देखना और बाद में पहचान पाना संभव नहीं था। सिर्फ आंखें और माथा ही दिखाई दे रहा था। मैनेजर दीपचंद दीवान के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। उसे समझते देर न लगी कि बैंक में डकैती होने जा रही है। बाज बहादुर की इतनी हिम्मत ही न पड़ी कि कंधे पर लटक रही बंदूक को उतार पाता। 3 रिवॉल्वरों के साए में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आवाज नहीं, बैंक में अब हमारा कब्जा है। बाहर हमारे आदमियों ने बैंक को घेर रखा है। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। जो हम कहे वही किया जाए, वरना हमें तुम दोनों की हत्या करनी पड़ेगी। दीपचंद दीवान का चेहरा पीला पड़ गया। देवराज चौहान बाज बहादुर की तरफ पलटा। अपने कपड़े उतारो, कहने के साथ आगे बढ़कर उसके कंधे पर लटक रही बंदूक उतारी और पीछे हट गया। जल्दी कपड़े उतारो। अगर तुम लोग बैंक में डाका डालने आए हो तो बहुत भारी गलती कर रहे हो। यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मैनेजर दीपचंद दीवान के शब्द मुंह में ही रह गए। देवराज चौहान खतरनाक मुद्रा में आगे बढ़ा और रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर उसका दस्ता जोर से दीवान के गाल पर मारा। दीवान के होठों से दर्द भरी कराह के साथ साथ खून भी बह निकला। पीड़ा से तड़पकर उसने अपना हाथ गाल पर रख दिया। जब तक हम ना कहें बोलना मत।
देवराज चौहान भेड़िए की तरह गुर्राया। ओए सुनिया नहीं तू, कपड़े ला दे अपने। बलबीर सिंह बाज बहादुर को सकते किसी हालत में खड़ा देखकर रिवॉल्वर हटाकर खतरनाक स्वर में क्या उठा। भय से कांपता हुआ बाज बहादुर अपने कपड़े उतारने लगा। कमरे पर बंधी कारतूसों की पेटी टेबल पर रखी। अगले 2 पलों में उसने कपड़े और जूते उतार दिए। शरीर पर पट्टियों वाला कच्छा ही बचा था। मैनेजर दीपचंद दीवान की आंखों में आतंक भरा पड़ा था। उसी समय जगमोहन भीतर आया। उसने भी अपना चेहरा ढांप रखा था। बिना कुछ कहे उसने अपने कपड़े उतारे और चौकीदार के कपड़े पहन लिए। पैंट कुछ तंग थी, कमीज कुछ ढीली रही। बहरहाल सब कुछ ठीक ही था। कारतूसों की पेटी कमर पर बांधी और बंदूक उठाकर बिना कुछ कहे जल्दी से बाहर निकल गया। कैबिन में मौत का सा सन्नाटा भरा पड़ा था। देखो, दीपचंद दीवान खरखराती आवाज में बोला, मत करो यह सब, मुझ पर विश्वास करो, बैंक खाली है, आज वास्तव में कुछ भी नहीं है। तू सुनिया नहीं कि मुंह बंद रख। बलबीर सिंह दांत किटकिटाता क्या उठा। क्यों करना चाहता वे? हुण सचमुच तेरे टिड विच गोली ला दूंगा। दीवान ने फौरन होठ बंद कर लिए। अगले ही क्षण जगन भाई ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में रिवॉल्वर था। सब कुछ ठीक ठाक पाकर उसने तसल्ली से सिर हिलाया। हमें स्ट्रांग रूम तक ले चलो। देवराज चौहान भेड़िए की तरह गुर्राया। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हारा इनकार सुन सके। तुम लोग। मैनेजर दीपचंद ने कुछ कहना चाहा कि पलक झपकते ही जगन भाई उछला और उसके सूखे हाथ का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गालों से जोरों से टकराया। उसके गाल से जोरों से टकराया। दीवान हल्की सी चीख के साथ नीचे लुढ़क गया। मुंह से निकल रहा खून का ढेर उसने फर्श पर उगल दिया। जो हम कह रहे हैं सिर्फ वही सुन, वही कर। फालतू बात नहीं, फालतू जवाब नहीं। जगन भाई घायल कुत्ते की भांति गुर्राया। स्ट्रांग रूम का रास्ता हमें पता है, नीचे बेसमेंट में है, लॉकर रूम की बगल में। तू हमें वहां नहीं ले चलना चाहता तो हम खुद ही वहां तुम्हें ले चलते हैं। सवाल वक्त का है जो हम बर्बाद नहीं करना चाहते। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर नीचे गिरे पड़े दीवान के सिर के बाल मुट्ठी में पकड़े और खींचकर उसे खड़ा कर दिया। बालों के खिंचाव की पीड़ा के कारण दर्द से आंखों में पानी भर आया। चल। देवराज चौहान के हाथों में थमे रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर में जा धसी। कदम रुकने नहीं चाहिए। इन खतरनाक लोगों के सामने और रिवॉल्वरों के साए में वह उनकी बात मानने पर मजबूर थे। कच्चा पहने बाज बहादुर और भय के सागर में डूबा दीवान उनके इशारों पर चलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह सब नीचे बेसमेंट में स्ट्रांग रूम के सामने मौजूद थे। मैनेजर दीपचंद दीवान के चेहरे पर जहां भर का आतंक उमड़ पड़ा, वह कांपते स्वर में कह उठा, स्ट्रांग रूम की एक चाबी मेरे पास है, दूसरी चीफ कैशियर के पास, जो कि यहां नहीं है। बिना चाबियों के स्ट्रांग रूम नहीं खुलेगा। तुम लोग बेकार में खुद को खतरे में डालकर यूं ही यह सब कर रहे हो। तेरे कोलो चाबी मांगी वे? बलबीर सिंह फाड़ कर खा जाने वाले स्वर में बोला। चुपचाप खड़ा रहे। साढ़े कोल चाबियां हिंगिया वे बेगदारे किंज फटाफट खुलदा वे टिंदा डब्बा। देवराज चौहान ने अपनी कमीज खोली और पैंट कमर पर बांध रखी आधा फीट चौड़ी चमड़े की बेल्ट उतारकर बलबीर सिंह की तरफ बढ़ा दी। बेल्ट में 50 के लगभग छोटे बड़े औजार फंसे पड़े थे। फिर सबने जेबों से दास्ताने निकाल कर पहने। दीपचंद दीवान और बाज बहादुर की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वह आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। इतने खतरनाक लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। करने का मतलब था उनकी लाशें यहीं पड़ी होनी। दीपचंद दीवान के दिल की धड़कन रह रहकर रुक रही थी कि आज दोपहर में ही स्ट्रांग रूम में 1,60,00,000 रुपया रखा गया है, जो कि कल सुबह फैक्ट्रियों के मालिकों ने निकालकर अपनी अपनी फैक्ट्रियों के स्टाफों को तनख्वाहें बांटनी थी। अगर इतनी मोटी रकम यह लोग लूट कर ले गए तो तहलका मच जाएगा। मन में बसी आखिरी आशा भी तब समाप्त हो गई जब बलबीर सिंह को स्ट्रांग रूम के दरवाजे के ऊपर लगे बटन को बंद करते देखा। वह पुलिस स्टेशन से कनेक्टेड अलार्म स्विच का बटन था, जो कि अगर स्ट्रांग रूम को मुनासिब ढंग की बजाय गलत ढंग से खोलने की कोशिश की जाए तो खतरे का अलार्म तुरंत पुलिस स्टेशन में बज उठेगा। परंतु वह स्विच बलबीर सिंह बंद कर चुका था। दीवान और बाज बहादुर को देवराज चौहान और जगन भाई ने रिवॉल्वरों के साए में कुछ कदम दूर बिठा दिया था। वहां सनसनीखेज सन्नाटा छा चुका था। 5:30 बज रहे हैं। देवराज चौहान ने बलबीर सिंह को सतर्क किया। हुण की कितना जा सकता वे, लेट तो असी हो ही गया। कहने के साथ ही बलबीर सिंह ने स्ट्रांग रूम के 6 फीट ऊंचे और 3 फीट चौड़े मजबूत लोहे के दरवाजे पर निगाह मारी। फिर बेल्ट में से औजार निकालकर दरवाजे पर नजर आ रहे चाबियों के 2 छेदों में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया।
दरवाजे के बीचों बीच 1.25 फीट के व्यास में फैली मकड़ी के समान 6 बाहें फैलाए चक्री फिक्स थी। चेहरे पर रुमाल बंधा होने के कारण पसीना और खुजली उन्हें बेहद तंग कर रही थी, परंतु यह सोचकर कि कुछ देर की बात है, वह सब्र के साथ काम कर रहे थे। दिल धड़क रहे थे कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुलते ही बहुत मोटा माल उनके कब्जे में होना था। 6 बज गए। जिस तरह भेड़िया अपने शिकार को नोचता है, उसी प्रकार बलबीर सिंह स्ट्रांग रूम के दरवाजे के साथ चिपका उसे नोचने में व्यस्त था। सारे औजार आसपास बिखरे पड़े थे, कभी एक उठाता तो कभी दूसरा। करीब खड़ा देवराज चौहान जहां तक हो सके उसे औजार थमाने में सहायता कर रहा था। देर हो रही थी, परंतु देवराज चौहान ने एक बार भी बलबीर सिंह को टोका नहीं था, क्योंकि बलबीर सिंह पहले से ही फुर्ती से काम कर रहा था। कोई दूसरा इतनी तेजी से काम न कर पाता। मैनेजर दीपचंद दीवान की हालत बुरी होती जा रही थी। जो कुछ हो रहा था वह तो हो ही रहा था, अब उसका ध्यान अपनी बेटी वंदना की तरफ जाने लगा था। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, वह लेट हो चुकी है। इसका मतलब अब वह किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकती है। वंदना के साथ यह लोग क्या सलूक करेंगे, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। दीवान ने अपने दाएं बाएं रिवॉल्वरों को थामे जगन भाई और सुनीता की तरफ देखा, जो कि उसकी और बाज बहादुर की तरफ से पूर्णतया सतर्क थे। तुम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हो, दीपचंद दीवान चीख पड़ा। स्ट्रांग रूम बिना चाबियों के नहीं खुलेगा। मैं खामोश हरामजादे। जगन भाई ने गुर्रा कर रिवॉल्वर की नाल उसकी खोपड़ी पर मारी तो शब्द मुंह में ही रह गए। होठों से दर्द भरी चीख निकल गई। अब तेरे मुंह से कुछ निकला तो चीर फाड़ कर सुखा दूंगा। दीवान ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। उंगलियों में चिपचिपाहट महसूस होते ही वह समझ गया कि रिवॉल्वर की नाल ने उसका सिर का मांस फाड़ दिया है। बोलन दे साले नू। बलबीर सिंह अपने काम में व्यस्त कह उठा। ऐदी हालत खिसियानी बिल्ली वाली वे, जेड़ी खंबा नोच नहीं सकती, बस म्याऊ म्याऊ ही कर सकती वे। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। मैनेजर दीपचंद दीवान का दिल जोरों से धड़कने लगा। जिस बात को वह सोच रहा था वही हो गई। वंदना आ पहुंची थी। उसकी आंखों और चेहरे पर आतंक के भाव गहरे हो गए। फटी फटी निगाहें रुमाल से ढांप रखे देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी, क्योंकि वह जान चुका था यही इंसान इस रॉबरी का सरगना था। कार के हॉर्न की आवाज सुनते ही जगन भाई और सुनीता के होंठ भी पिच गए। निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला, बलवीर, मैनेजर की लड़की आ गई है, और संभाल लो, बस कुछ ही देर दी गल वे। काम में व्यस्त बलबीर सिंह ने शांत लहजे में कहा। देवराज चौहान कुछ ना बोला। मैनेजर की लड़की का क्या करना है, मैं बाहर जाऊं? जगन भाई बोला। उतावले मत बनो। देवराज चौहान ने जगन भाई को देखकर सख्त लहजे में कहा, उसे संभालने का काम तुम्हारा नहीं है, वह बाहर है, संभाल लेगा। देवराज चौहान ने जानबूझकर जगमोहन का नाम नहीं लिया था। तभी क्लिक की हल्की सी आवाज आई। बलबीर सिंह के शरीर में फुर्ती भरती चली गई। दरवाजे के बीचों बीच लगी चक्की को घुमाया तो वह घूमती चली गई। सीधे खड़े होकर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी था, बेहद धीमे धीमे वह पूरा खुलता चला गया। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुल चुका था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता नाच उठी। अगले चंद क्षणों के अंदर वह सब स्ट्रांग रूम के भीतर थे। दीवान और बाज बहादुर की आंखें फटी हुई थी। सुनीता और जगन भाई के रिवॉल्वर अब स्ट्रांग रूम के बीच उनके शरीरों से सट चुके थे। आखिरी मौका था और वह नहीं चाहते थे कि इन दोनों में से कोई उतनी हरकत कर दे और उन्हें हत्या करनी पड़े, इसलिए रिवॉल्वर उन्होंने सटा दिए थे। लोहे के काले काले बड़े करीब 14 ट्रंक सामने पड़े थे, जिन पर मोटे ताले लटक रहे थे। बलबीर सिंह फौरन आगे बढ़ा और उन तालों को खोलने लगा। उसकी आंखों में चमक और शरीर के साथ हाथ की उंगलियां भी उत्तेजना और खुशी से कांप रही थी। देवराज चौहान, जगन भाई और सुनीता के मन भी बेकाबू हो रहे थे। मैनेजर की लड़की वंदना चंद पलों के लिए उनके दिमाग से उतर गई थी। जगन भाई ने अपने कपड़ों में छिपा रखे प्लास्टिक के बोरों के समान 4 बड़े बड़े तय किए लिफाफे निकालकर स्ट्रांग रूम के फर्श पर फेंक दिए। हर बोरे नुमा लिफाफा बेहद मजबूत और इतना कड़ा था कि 6 फीट लंबे 2 आदमी आसानी से उसमें समा सके। बलबीर सिंह जिस ट्रंक को खोल लेता, देवराज चौहान उसका ढक्कन उठाकर उसमें पड़ी नए पुराने नोटों की गड्डियां प्लास्टिक के बोरे में भरता चला जाता। 14 के 14 बड़े बड़े ट्रंकों में नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी, जिनके बाहर रिजर्व बैंक की स्लिप लगी हुई थी। ज्यो ज्यो समय बीतता जा रहा था, बैंक के बाहर स्टूल पर बैठे चौकीदार के कपड़े पहने जगमोहन के जिस्म में बेचैनी भरती जा रही थी। कंधे पर बंदूक लटका रखी थी और कमर पर कारतूसों की पेटी बांध रखी थी। उसके अपने कपड़े मैनेजर के कैबिन में मौजूद थे, जिसमें कि सिगरेट का पैकेट मौजूद था।
चौकीदार के कपड़ों से बरामद बीड़ी के बंडल में से बीड़ी पर बीड़ी फूके जा रहा था। बेचैनी के दो बड़े कारण यह थे कि बैंक के भीतर स्ट्रांग रूम में बलबीर सिंह को किस हद तक कामयाबी मिलती भी है या नहीं, मिलेगी तो कितना समय लगेगा। दूसरा, वक्त बीतता जा रहा था, 6:15 बज चुके थे, जबकि योजना में यह बात थी कि आधे घंटे में ही काम समाप्त करके 5:45 बजे तक उन सबको बैंक से बाहर होना था, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। मैनेजर की बेटी अब किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती थी। अगर उसे ठीक से ना संभाला गया तो सारी योजना खत्म हो जाएगी और हार का सेहरा उसके सिर पर होगा। एक बारगी तो उसका मन किया कि 2 पल के लिए बैंक के भीतर स्ट्रांग रूम तक हो आए, परंतु यहाँ से उठना मुनासिब नहीं था। कहीं उसके उठते ही मैनेजर की बेटी वंदना ना आ पहुंचे। इसी कश्मकश में उलझा था कि तभी तेज गति से फिएट कार आकर बैंक के सामने रुकी और ड्राइविंग सीट पर बैठी युवती ने कार का हॉर्न बजाया। जगमोहन का दिल धड़क उठा। उसने बीड़ी फेंकी और चौकीदार की पूर्ण मुद्रा निभाता हुआ दौड़ने के से अंदाज में कार तक जा पहुंचा। उसे डर था कि वह पुनः हॉर्न न बजा दे, परंतु उसे अपनी ओर आता देख वंदना ने फिर हॉर्न न बजाया। नमस्कार मैम साहब। जगमोहन ने माथे पर सलाम की मुद्रा में हाथ मारकर कहा, मैनेजर साहब भीतर है, किसी जरूरी काम में बिजी है, 10-15 मिनट लगेंगे। उन्होंने कहा था कि आपको आते ही भीतर भेज दूं। तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। बाज बहादुर कहाँ है? वंदना ने उलझन से उसे देखा। मैं नया चौकीदार हूं जी बैंक का। बाज बहादुर सुभाष नगर वाली ब्रांच में चला गया है, आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। वंदना ने गौर से जगमोहन के चेहरे को देखा। तुम चौकीदार नहीं लगते, पढ़े लिखे अच्छे घर के लगते हो। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं। जगमोहन ने मुंह लटकाकर लंबी सांस ली, जबकि दिल जोरों से धड़क रहा था। ग्रेजुएट हूँ, बैंक में क्लर्क की नौकरी ना मिली तो चपरासी की ही सही, कुछ ना करने से तो अच्छा है। वंदना ने गहरी सांस ली और इंजन बंद करके कार से बाहर उतरी, फिर बैंक के दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गई। जगमोहन आदर भरे ढंग से उसके पीछे चल पड़ा, ताकि किसी की निगाह उन पर हो तो उसके रंग ढंग देखकर उस पर शक न कर सके। ग्रिल के भीतर से गुजरकर जब वह मैनेजर रूम की तरफ बढ़ी तो जगमोहन फौरन बोला, मैनेजर साहब उधर नहीं है। किधर है पापा? ठिठक कर मुड़ते हुए वंदना ने उसे देखा। 1 मिनट, अभी ले चलता हूँ। जगमोहन ने जल्दी से दरवाजे की ग्रिल बंद की और बाज बहादुर के कपड़ों से मिले चाबियों के गुच्छे में से एक चाबी से ग्रिल के गिर्द बंदी जंजीर को बंद करके ताला लगाया। वंदना के माथे पर बल पड़ गए। ताला क्यों लगा रहे हो? मेम साहब। जगमोहन चाबियों का गुच्छा जेब में डालकर बोला, इस तरह खुला दरवाजा छोड़कर नहीं जा सकता, क्या पता पीछे से कौन भीतर घुस आए। वैसे भी मिनट भर की बात है, आपको मैनेजर साहब के पास छोड़कर मैंने यहीं लौट आना है। कहाँ है पापा? नीचे बेसमेंट में। तुम यहीं रुके रहो और अपनी ड्यूटी दो, मैं खुद चली। यह हो ही नहीं सकता। जगमोहन ने दाएं बाएं पूरी गर्दन हिलाई। क्यों नहीं हो सकता? दरअसल मेम साहब, मैंने आपको पहली बार देखा है, नया नया ब्रांच में आया हूँ, यूं ही आपको खाली बैंक के भीतर नहीं छोड़ सकता। मैनेजर साहब के पास पहुंचा कर ही आऊंगा, ताकि वह कह दें कि आप ही उनकी बेटी हैं। जरा सी लापरवाही मेरी नौकरी छीन लेगी। ठीक है, चलो। वंदना के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई। धड़कते दिल के साथ जगमोहन सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। वंदना उसके साथ चल रही थी। स्ट्रांग रूम में कदम रखते ही वंदना की आंखें फट कर भय से चौड़ी होती चली गई। चेहरा दूध की भांति सफेद पड़ गया। सुनीता और जगन भाई ने उसके बाप और बाज बहादुर को कवर कर रखा था। 8 खुले काले रंग के लोहे के ट्रंक खाली थे। 9वें को बलबीर सिंह खोल रहा था और देवराज चौहान 8वें ट्रंक में से नोटों की गड्डियां निकाल कर थैले में भर रहा था। नोटों की गड्डियों का एक भरा हुआ थैला दीवार के सहारे टिका कर खड़ा कर रखा था। वंदना। मैनेजर दीपचंद दीवान उसे सामने देखकर तड़प उठा। सबकी निगाहें वंदना पर टिक चुकी थी। समझने में तो उसे 2 पल भी देर न लगी कि बैंक को लूटा जा रहा है। सबके चेहरों पर रुमाल बंधे थे, किसी का चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। 5 में से सुनीता और जगमोहन के चेहरे ही इन सबकी नजर में आए थे, जो कि आने ही थे। इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। थरथराती टांगों से खड़ी वंदना के होठों से बोल न फूट पड़ा। बलबीर सिंह ने एक निगाह वंदना पर मारी, फिर अपने काम में व्यस्त होता हुआ बोला, लगा दे अन्नूवी लाइन विच। देवराज चौहान ने वंदना को देखकर जगमोहन से कहा, इसे यहीं छोड़कर अपने ठिकाने पर जाओ। कोई जरूरत नहीं, मैं बैंक का मुख्य द्वार बंद करके आया हूँ। यह बैंक के बंद हो जाने का समय है, खुला नजर आया तो खामखा कोई शक करेगा। वाजिब बात थी। जगमोहन वंदना के करीब रिवॉल्वर थामकर खड़ा हो गया। चौकीदार की दोनाली बंदूक अभी भी उसके कंधे पर लटकी थी। सारा काम पुनः सुचारू रूप से चलने लगा। देवराज चौहान 8वें ट्रंक के नोटों को खाली करके हटा तो 9वें को खाली करने में लग गया। बलबीर सिंह 10वें का ताला खोल रहा था।
जगमोहन ने वंदना को जगन भाई और सुनीता के करीब खड़ा कर दिया। इस पर नजर रखो, मैं उसके काम में हाथ बटाता हूँ। कहने के पश्चात वह आगे बढ़ा और नोटों की गड्डियां थैले नुमा बोरे में भरने लगा। यह काम मैं कर लूंगा, तुम उस बोरे की तरफ ध्यान दो जो भर चुके हैं। प्लास्टिक की डोरी सामने रखिए, उससे उनका मुंह ऐसे बंद करो कि ऊपर से आसानी के साथ पकड़ा जा सके, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन दीवार के साथ सट कर खड़े रखे बोरे की तरफ आकर्षित हो गया। कंधे पर लटक रही बंदूक दीवार के साथ सटाकर खड़ी कर दी। कमर पर बांध रखी गोलियों की पेटी भी नीचे रख दी। रिवॉल्वर वह पहले ही जेब में डाल चुका था। प्लास्टिक की डोरी से बोरे का मुंह बांधने में व्यस्त हो गया। सारा काम फुर्ती और सतर्कता के साथ हो रहा था। 10वां ट्रंक खाली होने पर दूसरा बोरा भी आधे से ज्यादा भर गया। उस बोरे को दीवार के सहारे खड़ा करके तीसरा बोरा उठाकर उसमें गड्डियां भरने लगा। तब तक बलबीर सिंह ने 14 के 14 ट्रंक खोल दिए थे और वहीं नीचे ही बैठकर सिगरेट सुलगाकर कष्ट लेने लगा। चमकपूर्ण निगाहें नोटों से भरे बोरे पर थी। तभी जगन भाई सख्त स्वर में बोला, काम कर काम, बोरे का मुंह बांध या गड्डिया बोरे में भर। टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी उठ जा। बलबीर सिंह फौरन खड़ा हो गया और दोनों हाथों से नोटों की गड्डियों को ट्रंक से उठा उठाकर बोरे में डालने लगा। उधर जगमोहन दूसरे बोरे का मुंह बंद कर रहा था। तभी वंदना ने पूरा जोर लगाकर चीते की तरह स्ट्रांग रूम के दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी, परंतु उसी समय जाने क्या सोचकर देवराज चौहान ने उन लोगों पर निगाह मारी थी। वंदना को यूं हरकत में आते देखकर बोरा छोड़ा और वंदना की तरफ लपका। तब तक वंदना स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन देवराज चौहान के हाथों में उसकी बाईं कलाई आ गई थी। दांत भींचकर देवराज चौहान ने उसे पीछे खींचा तो वंदना ने दाएं हाथ से स्ट्रांग रूम का दरवाजा कसकर पकड़ लिया। बेवकूफी मत करो, देवराज चौहान मौत के स्वर में गुर्राया। बैंक से तुम बाहर नहीं निकल सकती, ताला लगा है। हमें सहयोग दो, कुछ ही देर की बात है, क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डालती हो? हम इस वक्त किसी भी तरह के खतरे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सब कुछ 2 पल में ही हो गया था, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। देवराज चौहान के शब्दों को सुनकर सारे हालात स्पष्ट हुए। वंदना देवराज चौहान की पकड़ से छूटने का पूरा प्रयत्न कर रही थी। उसका इरादा मैनेजर के कैबिन में घुसकर उसे भीतर से बंद करके वहां मौजूद फोन से पुलिस को इस डकैती की सूचना देने का था। वह शायद कामयाब भी हो जाती अगर देवराज चौहान की निगाह उस पर पड़ने में 2 पल की भी देरी हो जाती। वंदना पर देवराज चौहान के शब्दों का जरा भी असर न हुआ। वह उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने के लिए पुरजोर चेष्टा कर रही थी। दूसरे हाथ से स्ट्रांग रूम का खुला दरवाजा मजबूती से थाम रखा था। बलबीर सिंह ने वंदना पर निगाह मारी। मरेगी, कहने के साथ ही वह पुनः ट्रंक से गड्डियां निकालकर बोरे में डालने लगा। जगमोहन दूसरा बोरा बंद करने के अंतिम चरण पर था। वंदना की हरकत पर किसी को कोई खास चिंता नहीं थी। सब जानते थे कि देवराज चौहान उसे संभाल लेगा। सबका ध्यान भटका पाकर कच्छा पहने खड़ा चौकीदार बाज बहादुर बगल में खड़ी सुनीता के हाथ में थमे रिवॉल्वर पर झपट पड़ा। इससे पहले कि वह सुनीता का रिवॉल्वर छीन पाता, जगन भाई के हाथ में थमे रिवॉल्वर से शोला निकला और बाज बहादुर की गर्दन में जा धंसा। इसके साथ ही उसने रिवॉल्वर की गर्म दीवान की खोपड़ी पर रख दी कि ऐसे नाजुक मौके पर वह कोई हरकत न कर दे। चेहरे पर मौत की दरिंदगी सिमटी पड़ी थी। बाज बहादुर का हाथ सुनीता के हाथ में थमे रिवॉल्वर से हट गया। उसका जिस्म लहराया और फर्श पर पहुंचने से पहले ही वह मर चुका था। गर्दन से खून बहकर फर्श को रंगने लगा। हर कोई सख्ते की सी हालत में रह गया। फटी फटी आंखें बाज बहादुर की लाश पर थी। बेसमेंट में गोली चली थी, आवाज दब गई थी। बहुत कम चांस था कि गोली की आवाज को बाहर किसी ने सुना हो। मैनेजर दीपचंद थरथराता सा खड़ा, खौफ के साए चेहरे पर समेटे अविश्वास भरी निगाहों से बाज बहादुर की लाश को देखे जा रहा था। मर गया ना, एखो जाए टाइम हीरो बनना था नहीं। बलबीर सिंह ने दुखी नजरों से बाज बहादुर की लाश को निहारा, फिर 13वें ट्रंक के नोटों की गड्डियों को समाप्त करके 14वें और आखिरी ट्रंक को खाली करने लगा। जगमोहन करीब आकर उसका हाथ बटाने लगा। सुनीता रिवॉल्वर थामे गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सतर्क होने के बावजूद भी बाज बहादुर ने हिम्मत वाला काम किया था। उसका ध्यान पल भर के लिए देवराज चौहान और वंदना की तरफ चला गया था। ठीक उसी समय ही बाज बहादुर ने उसकी रिवॉल्वर पर झपट्टा मार दिया था। वह रिवॉल्वर छीनने में कामयाब भी हो जाता अगर जगन भाई ने उसे गोली ना मार दी होती। इतना बड़ा हादसा गुजर गया, परंतु देवराज चौहान ने वंदना पर से निगाह न हटाई थी। देवराज चौहान ने वंदना की कलाई थाम रखी थी। आखिरकार देवराज चौहान ने पूरी शक्ति के साथ वंदना को खींचा। तीव्र झटका लगा वंदना को। लाख कोशिशों के बाद भी वंदना स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर अपनी पकड़ मजबूत न रख पाई और लड़खड़ाती हुई भीतर आ गिरी। फिर फौरन ही सीधी होकर भयपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देखती तो कभी करीब ही पड़ी बाज बहादुर की लाश को। बाज बहादुर का कत्ल होता देख उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब कुछ मत करना, देवराज चौहान भेड़िए की तरह गुर्राया।
वरना तेरी हालत इस चौकीदार से भी ज्यादा खराब होगी। वंदना ने स्ट्रांग रूम के दरवाजे को थाम रखा था। देवराज चौहान के उसे झटके के साथ खींचने के कारण स्ट्रांग रूम का दरवाजा बेआवाज धीमे धीमे सरकता हुआ बंद हो गया। तब तक नोटों की गड्डियां बोरे में भरकर तीसरा बोरा भी बंद किया जा रहा था। सारा काम खत्म हो गया था। तभी मैनेजर दीपचंद दीवान की कड़वी हंसी वहां गूंज उठी। सबने हैरानी से उसे देखा। लूट लिया बैंक को, मजा आ गया। सारी जिंदगी ऐश करोगे तुम लोग। 1 करोड़ 60 लाख रुपया हाथ में आ गया है ना। ठीक, जाओ अब जाओ, अगर दरवाजा खोल सको तो निकल जाओ। सबने चौंक कर स्ट्रांग रूम के बंद दरवाजे को देखा। वंदना के दरवाजे पकड़े होने के कारण, देवराज चौहान के झटका देने के कारण दरवाजा खिंचता हुआ बंद हो गया था। देवराज चौहान भागकर दरवाजे के पास पहुंचा और धक्का देकर उसे खोलने की चेष्टा करने लगा, परंतु दरवाजा टस से मस न हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक उठी। जगमोहन और जगन भाई ने आगे बढ़कर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मैनेजर दीपचंद दीवान की वहशी हंसी गूंज उठी। आखिर फंसी गए चूहेदानी में, दीवान ने जहरीले स्वर में कहा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, सुबह बाहर से खोला जाएगा दरवाजा, और तुम सबके स्वागत में कानून के बाशिंदे भी खड़े होंगे। कितने अफसोस की बात है कि डकैती सफल होकर भी असफल हो गई। करोड़पति बनते बनते अब मौत के पति बनने वाले हो। किस्मत का ही दोष है सारा। बैंक लूटने का प्लान तो वास्तव में खूबसूरत था। सब कुछ आसानी से कर भी डाला। स्ट्रांग रूम का ताला खोलने वाला पंजाबी आदमी बहुत काबिल है। कितनी जल्दी, सिर्फ 35 मिनट में ही दरवाजा खोल कर रख दिया। लेकिन सब कुछ बेकार हो गया। हक्के बक्के से सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। दीपचंद दीवान की कड़वी व्यंग्यात्मक हंसी वहां गूंजे जा रही थी। वंदना के चेहरे पर कुछ हद तक राहत के भाव आ गए थे। दरवाजा खोलने का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होना चाहिए। देवराज चौहान ने दीपचंद दीवान को खा जाने वाली निगाहों से देखा। खोलो दरवाजा। जरूर खोल देता अगर भीतर से खोला जाता तो, दीवान ने तीखे लहजे में कहा। लेकिन यह सिर्फ बाहर से खुलता है, भीतर से नहीं। बकवास करता है ये। जगन भाई गुर्राया और जूते की ठोकर दीवान के पेट में दे मारी। वह लुढ़क कर नीचे जा गिरा। होठों से दर्द भरी कराह निकल गई। इस तरह दरवाजा बंद होने का मतलब है भीतर से इसे खोलने का इंतजाम अवश्य होगा। इनकार करने से तुम बचने वाले नहीं। नहीं है कोई रास्ता इसे खोलने का, यह सिर्फ बाहर से ही खुलता है। दीपचंद दीवान ने कराह कर जवाब दिया। तेरी यह बकवास हमारे आगे नहीं चलने वाली। साले को उल्टा लटका दो। जगमोहन मौत कैसे स्वर में बोला। 10 मिनट में ही बोलने लगेगा कि दरवाजा कैसे खुलता है। कैसे बोलूंगा। दीवान जगमोहन को देखकर दहाड़ उठा। जब यह दरवाजा भीतर से खुलता ही नहीं तो कैसे खोल दूंगा। कैसे खोलने का ढंग बता सकता हूं। यहाँ ऑक्सीजन कहां से आती है, एकाएक सुनीता बोली। सब आसपास देखने लगे। दरवाजे के नीचे 3/4 इंच की खाली जगह से। दीवान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। चिंता की कोई बात नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आती रहेगी। रात भर हम सब आसानी से सांस ले सकते हैं। सब चुप। और वो बड़ा सा प्रश्न खड़ा था, अब क्या होगा। अब तक खामोश खड़ा बलबीर सिंह आगे बढ़ा और नीचे पड़े दीवान के करीब बैठकर सिगरेट सुलगा ली। उसका चेहरा तनाव रहित था। भाई मैनेजर, बलबीर मुस्कुराकर बोला, तू ते जानदा ही है कि मेरा धंधा ताला खोलने दा वे। मेरे नाल ते चालबाजी चलन नहीं लगी। मैं बड़ी अच्छी तरह जानदा वां कि एहो जे दरवाजे नू अंदरों खोलने दा भी कोई ना कोई इंतजाम हुंदा वे। दरवाजा बंद होके ऑटोमेटिक लॉक लग गया वे। इसी स्ट्रांग रूम विच कोई ऐसा गुप्त बटन होना चाहिदा वे जिन्हें नाल दरवाजा दा ऑटोमेटिक लॉक हटाया जा सके, या फिर कोई ना कोई लीवर होएगा, मतलब कि कुछ होना चाहिदा वे। दीपचंद दीवान सूखे होठों पर जीभ फेर कर जल्दी से बोल पड़ा, यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। बलबीर ने देवराज चौहान को देखा। ए कुत्ता, झूठा भोकरिया वे। ऐसे जरूर कोई बटन वटन होना चाहिए था। पक्का। देवराज चौहान का खुंखार स्वर सुलग उठा। पक्के तो भी पक्का, बलबीर सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान की खूनी निगाह दीपचंद दीवान के चेहरे पर जा टिकी। दीपचंद दीवान के चेहरे पर आतंक का सागर ठाटे मारने लगा। कैसे खुलेगा दरवाजा। देवराज चौहान खतरनाक ढंग से उसकी तरफ बढ़ा। मैं नहीं जानता, यह गलत कह रहा है। दीवान सूखे स्वर में बोल पड़ा। दरवाजे को भीतर से नहीं खोला जा सकता। उसके समीप पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका और दांत भींचकर दोनों हाथों से उसे कंधों से पकड़कर सीधा खड़ा किया। फिर वेग के साथ घुसा उसके चेहरे पर दे मारा। दीपचंद दीवान का शरीर जोरों से उछला और पीठ के बल नीचे जा गिरा। गिरते ही 1 फीट पीछे भी फिसल गया। चेहरा दूध की भांति सफेद पड़ चुका था। आंखों में खौफ के भाव नाचने लगे थे। वंदना भयपूर्ण निगाहों से देवराज चौहान को देख रही थी। पुनः दीवान के समीप पहुंचकर देवराज चौहान ने जोरदार ठोकर उसकी कमर पर मारी। दीवान गला फाड़कर चीख पड़ा।
उसके बाद देवराज चौहान रुका नहीं। उसके जूतों की ठोकरें और तेज गति से चलते हाथ दीपचंद दीवान के शरीर पर पड़ते रहे। होठ बीच रखे थे देवराज चौहान ने। 5 मिनट तक यही आलम रहा। दीपचंद दीवान का शरीर कई जगह से कट फट गया था। कपड़े चीथड़े चीथड़े हो रहे थे। जख्मों से खून रिसने लगा था। चेहरे के दाईं तरफ सूजन का उभार स्पष्ट झलक रहा था। मुंह खोले कुत्ते की तरह हाँफते हुए वह गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बोल, कैसे खुलेगा यह दरवाजा? देवराज चौहान गुर्राया। उसे मारने पीटने के चक्कर में चेहरे पर बंधा रुमाल ढीला हो चुका था, जो कि अब दीवान पर झुकने पर नीचे जा गिरा। देवराज चौहान का चेहरा दीवान के सामने स्पष्ट हो चुका था। दोनों की आंखें टकराई। उसके चेहरे पर छाए मौत के भाव देखकर दीवान मन ही मन सिहर उठा। मैं नहीं जानता, विश्वास करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। तभी जगन भाई की आवाज आई। तुम पीछे हो जाओ। जगन भाई की आवाज में भेड़ियों की खुंकारता थी। ऐसे हरामजादे किस तरह मुंह खोलते हैं, इस बात का मुझे पुराना अभ्यास है। अगले 10 मिनट में अगर इसने मुंह न खोला तो मैं जिम्मेदार हूंगा। चट्टान की मानिंद सख्त हो रहे चेहरे के साथ देवराज चौहान सीधा खड़ा हुआ। जगन भाई को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। जो काम मैं नहीं करना चाहता था अब वही करना पड़ेगा। देवराज चौहान के स्वर में ठंडक थी। इसकी बेटी को पकड़ो और नंगा करके शुरू हो जाओ। हमें यह देखना है कि इसे अपनी नौकरी ड्यूटी प्यारी है या अपनी बेटी की इज्जत, जो कि अपनी आंखों के सामने नीलाम होता देखेगा। नहीं। दीपचंद दीवान पूरी शक्ति के साथ चीख पड़ा। देवराज चौहान और जगन भाई ने खूनी निगाहों से उसे देखा। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। दीवान के स्वर में थरथराहट भर आई थी। चेहरा फक से भी फक पड़ गया था। क्यों नहीं कर सकते? जगन भाई गुर्राया। इतनी मेहनत करके हमने डकैती की है मैनेजर। अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते हम नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे वक्त में सब चलता है। आगे सुन, अपनी बेटी की दुर्गति होने पर भी तूने मुंह ना खोला तो सुबह जब बाहर से दरवाजा खोला जाएगा तो यहाँ पर 3 लाशें होंगी। चौकीदार तो मर ही चुका है। तेरी और तेरी बेटी की लाशें भी सब देखेंगे। हमने फंसना ही है तो तुझे और तेरी बेटी को जिंदा क्यों छोड़ेंगे? अब मैं शुरू हो रहा हूँ। कुछ तो रहम करो। दीपचंद दीवान की आंखों में आंसू भरा है। तुम लोगों के साथ भी औरत है, वह यह सब बर्दाश्त करेगी? हाँ, सुनीता ने दरिंदगी भरे लहजे में जवाब दिया। यह लोग जो तुम्हारी बेटी के साथ करने जा रहे हैं, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। तू हमारी मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है तो मरने से पहले हम तेरी मौत तुझ तक पहुंचा कर ही रहेंगे। बुरी से बुरी मौत तुझे और तेरी बेटी को देंगे। दीवान आहत भाव से सुनीता का चेहरा देखता रह गया। पहला नंबर मेरा। बलबीर सिंह दांत किटकिटाकर चमक भरी निगाहों से वंदना की तरफ बढ़ने लगा। वंदना घबराकर सफेद चेहरे सहित 2 कदम पीछे हटी। खबरदार, मुझे हाथ मत लगा कुत्ते के या कुत्ते की औलाद, तू बचन नहीं लगी। बलबीर सिंह का चेहरा वहशी हो उठा था। हुण देखना था ए कि वे तेरा प्यो कब तक यूं मुंह बंद रख दावे। दरवाजा खोल दा है या फिर मुझे हाथ मत लगाना। वंदना चीखते हुए दीवार के साथ जा सटी। चेहरा फक कांपता बदन। अपने प्यो नू के अयो ही मनु रोक सकता वे। बलबीर सिंह धीमे धीमे वंदना की तरफ बढ़ा जा रहा था। पहले मैं मेरे बात बाकी सारी रात पई वे। तेरे पियो अच्छी तरह सोच लग गया कि दरवाजा खोल के सानू दे या नहीं। हुण सानू भी कोई जल्दी नहीं वे। करीब पहुंच चुके बलबीर सिंह का हाथ वंदना के शरीर से टकरा था। इससे पहले ही दीवान गला फाड़कर चीख पड़ा, ठहरो। बलबीर सिंह चिटका और दीवान को देखने लगा। हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। दीपचंद दीवान क्रोध से गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैं खोलता हूं दरवाजा। सबकी आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। दूर हटो मेरी बेटी से। दीवान पुनः पागलों की तरह चीखा। ले दूर हट गया। बलबीर सिंह फौरन कई कदम पीछे हट गया। दीपचंद दीवान ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान, जगन भाई, सुनीता, जगमोहन और बलबीर सिंह को देखा। जगन भाई और बलबीर सिंह के चेहरे अभी भी रुमालों से ढके थे। दीवान कराता हुआ अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के समीप पहुंचकर ठिठका। तत्पश्चात दरवाजे के ठीक ऊपर लगे 0 वॉट के बल्ब को दबाकर घुमाने लगा। उल्टे हाथ की तरफ 4-5 चक्कर दिए, फिर गहरी गहरी सांसें भरता हुआ करीब ही नीचे दीवार के सहारे बैठता चला गया। सबने एक दूसरे को देखा। जगमोहन आगे बढ़ा और दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया और दरवाजा खुलता चला गया। सबके चेहरों पर प्रसन्नता भरी तीव्र चमक लहरा उठी। निगाहें बार बार नोटों के बोरों की तरफ उठने लगी। चंद पल पहले जिनकी तरफ से सबका ध्यान हट गया था, जीवन की मुस्कान उनके चेहरों पर तिरक उठी। जाओ, तुम लोग जीत गए। दीवान थके हारे स्वर में देवराज चौहान से बोला। हम तो जा ही रहे हैं मैनेजर। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। लेकिन
तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरा और मेरे 2 साथियों का चेहरा देख लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपने साथियों के चेहरे तो देखे जाने की परवाह नहीं, परंतु मेरा चेहरा पुलिस रिकॉर्ड की फाइलों में दर्ज है और मैं नहीं चाहता तुम मेरे चेहरे की शिनाख्त करो। दीपचंद दीवान बेचैन हो उठा। जो बात मेरे बस में नहीं है वह कैसे हो सकती? इतनी बड़ी डकैती के बाद पुलिस वालों ने जोक के समान मुझसे चिपक जाना है। सारे अपराधियों के रिकॉर्ड मुझे दिखाए जाएंगे, ताकि मालूम है मुझे। तभी तो कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे चेहरे की शिनाख्त करो। देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर के उठा। चाहे तुम शिनाख्त करो या ना करो, पुलिस रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर देखकर जान ही जाओगे कि मैं कौन हूं। इसलिए मेरे मुंह से ही सुन लो कि मैं देवराज चौहान हूं। दीपचंद दीवान की आंखें फटती चली गई। वंदना का चेहरा पीला पड़ गया। देवराज चौहान जैसी लौह शख्सियत का नाम आज कौन होगा जिसने ना सुना होगा। उसके खतरनाक और वहशी कारनामों से कौन अनजान होगा आज। दिल को कपा देने के लिए यह नाम ही काफी था। दीपचंद दीवान खुश्क हो रहे होठों पर जीभ फेरकर उन्हें तर करने लगा। आंखों में आतंक ही आतंक भर चुका था। पुलिस तुम्हें अपराधियों की रिकॉर्ड फाइलें दिखाएंगी। उस रिकॉर्ड में मेरी तस्वीर को तुम ना पहचान सको, इसका इंतजाम मैं करके जा रहा हूं। देवराज चौहान का खूनी स्वर सुनकर दीवान कांप उठा। क्या मतलब? तुम्हारी लड़की वंदना हमारे साथ जा रही है मैनेजर दीपचंद दीवान, ताकि मेरे सामने ना होने पर भी इस बात का एहसास रहे कि तुम्हें किसी भी हाल में मेरी शिनाख्त नहीं करनी है। नहीं, दीवान आर्तनाद कर उठा। तुम मेरी बेटी को नहीं। चिल्लाओ मत, मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वो सुनो। देवराज चौहान वैशी स्वर में कहता चला गया। हम तुम्हारी बेटी को अपने साथ लिए जा रहे हैं ताकि तुम हमारे बारे में मुंह ना खोल सको। अगर खुला तो तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। अब यह सोचना तुम्हारा काम है कि तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए या नहीं। हमारे बारे में जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, वंदना सुरक्षित रहेगी। मुंह खुला तो उसके हत्यारे तुम ही माने जाओगे, खुद अपनी निगाहों में। वंदना का चेहरा हल्दी से भी ज्यादा पीला पड़ गया। भगवान के लिए मेरी बेटी को मत ले जाओ। दीवान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा। वंदना की कसम खाकर कहता हूं, तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को। तुम्हारी बेटी तो हमारे साथ ही जा रही है दीवान। देवराज चौहान वैशी स्वर में क्या उठा। किसी बात की फिक्र मत करो, गलत ख्याल मन में मत लाओ। देवराज चौहान का वादा है कि वंदना मेरी बहन बनकर रहेगी। जैसे इसे ले जा रहा हूं वैसे ही वापस आएगी। नहीं, इसे मत। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मैनेजर के केबिन से अपने कपड़े उठा लेना और कार को बैंक के सामने लाओ। हम लोग बोरे लेकर बाहर निकल रहे हैं। देवराज चौहान दीवान की बात पर ध्यान न देकर जगमोहन से सख्त स्वर में बोला। जगमोहन फौरन बाहर निकल गया। दीपचंद दीवान का चेहरा क्रोध और विवशता से सुर्ख होने लगा। मत ले जाओ मेरी बेटी। दीवान ऊंचे स्वर में चीखा ही था कि देवराज चौहान का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। शब्द उसके मुंह में ही घुट गए। वेग के साथ दीवान नीचे जा गिरा। होठों से पीड़ा भरी कराह निकल गई। पापा! वंदना चीखती हुई दीवान की तरफ लपकी। देवराज चौहान ने उसकी कलाई थाम ली। चुपचाप खड़ी रहो, अपने बाप के पास जाने की कोशिश मत करना। हम तब तक नरमी बरतेंगे जब तक तुम हमें सहयोग देती रहोगी, वरना अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी। वंदना का चेहरा पक, बदन में खौफ की लहरें दौड़ने लगी। तुम लोग बोरों को बैंक के मुख्य द्वार तक ले जाओ। देवराज चौहान पीछे ऑटो से बलबीर सिंह और जगन भाई को देखते हुए बोला। दोनों बोरों की तरफ बढ़े। सुनीता भी। तुम नहीं। देवराज चौहान ने सुनीता को टोका। वह नहीं चाहता था कि सुनीता बोझ वाला काम करे। आखिर उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा था। यहाँ आकर इस लड़की को संभालो। अगर चालाक बनने की कोशिश करे तो बेहिचक गोली मार देना। रहम खाने की आवश्यकता नहीं। सुनीता रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ी और वंदना के करीब पहुंचकर हाथ में थमे रिवॉल्वर को उसके शरीर के साथ सटा दिया। अब वंदना में इतनी हिम्मत ही कहां बची थी कि कुछ कर पाती। बलबीर सिंह और जगन भाई नोटों के बोरों को घसीटते हुए स्ट्रांग रूम से बाहर ले जा चुके थे। 6:40 हो चुके थे। देवराज चौहान ने क्रूरता भरे अंदाज में दीवान को देखा। मैं तुम्हें बेहोश करके जा रहा हूं ताकि तुम कहीं कोई ऐसी हरकत ना कर बैठो कि हमें मजबूरन तुम्हारी जान लेनी पड़े। हत्या के पक्ष में मैं नहीं हूं। चौकीदार मरा तो अपनी गलती के कारण मरा। कहीं तुम भी अपनी गलती से ना मारे जाओ। तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी भलाई ही कर रहा हूं। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान दीपचंद दीवान की तरफ बढ़ा। मेरी बेटी को मत ले जाओ। वह मुंह बंद। देवराज चौहान करीब पहुंचकर गुर्राया और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल वेग के साथ उसकी कनपटी पर मारी।
कनपटी पर खून उभर आया। वंदना के होठों से दहशत भरी चीख उबल पड़ी। चुप! सुनीता रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर गुर्राई। रिवॉल्वर की नाल का दूसरा वार होते ही दीवान बेहोश होकर नीचे जा लुढ़का। फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर नोटों वाले बोरे की तरफ बढ़ा और अकेला ही उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। इस काम में उसे काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कुछ ही पलों में वह बोरे सहित स्ट्रांग रूम से बाहर था। सुनीता वंदना को रिवॉल्वर से कवर किए खड़ी थी। कुछ ही पलों के उपरांत बलबीर सिंह और जगन भाई भीतर आए और तीसरे आखिरी बोरे को घसीटते हुए बाहर ले गए। स्ट्रांग रूम में मौत सा सन्नाटा छाया रहा। बाज बहादुर की लाश और दीवान का बेहोश शरीर वहां दहशत पैदा कर रहा था। वंदना का शरीर तो रह रहकर सूखे पत्ते की भांति कांप रहा था। देवराज चौहान ने हर उस जगह से उंगलियों के निशानों को साफ किया जहां उसके या उसके आदमियों के निशानों की छाप मिल सकती थी। अगले 5 मिनट में वह सब बैंक के मुख्य द्वार पर थे। चारों तरफ अभी तक अंधेरा फैल चुका था। मायापुरी इंडस्ट्रियल में काफी हद तक शांति छा चुकी थी। चेहरे पर पड़े रुमाल उतर चुके थे। जगमोहन चौकीदार के खाकी कपड़े उतारकर अपने कपड़ों को पहन चुका था और कार को लेकर मुख्य द्वार के दरवाजे पर मौजूद था। सुनीता वंदना को कवर किए वहां आ चुकी थी। कार में या तो नोटों के बोरे आ सकते हैं या फिर हम। जगन भाई विचलित स्वर में बोल उठा। मारुति के बदले एम्बेसडर कार इस काम में इस्तेमाल करनी चाहिए थी। जगन भाई ठीक कह रहा था। देवराज चौहान फौरन बोला, बोरों को कार में डालो जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जगमोहन कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठा था। इंजन स्टार्ट था। बलबीर सिंह, जगन भाई और देवराज चौहान तीनों ने मिलकर 2-2.5 मिनट के समय में ही कार में तीनों भारी बोरों को किसी तरह ठूसा, जबकि उनका बीच में आना कठिन हो रहा था। सामने सड़क पर से 2-4 कर्मचारी टाइप व्यक्ति निकले भी। उन्होंने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता एक अवश्य रुक गया जो दिलचस्पी दिखाते हुए यह सोच रहा था कि शाम को 6:45 बजे बैंक से बोरों में भरकर क्या ले जाया जा रहा है। होगा कोई मामला। शायद इस विचार के बाद वह भी आगे बढ़ गया था। कार में तुम दोनों में से एक जगमोहन के साथ जाएगा। खुद ही फैसला कर लो कि कौन जाएगा। देवराज चौहान ने बलबीर सिंह और जगन भाई को देखा। जगन भाई और बलबीर सिंह ने एक दूसरे को देखा। मैनू देवराज चौहान ते विश्वास है। बलबीर सिंह बोला, जा पाई तू चला जा। उसने जगन भाई से कहा, वैसे भी मैं 10 नंबरी पुलिस दी लिस्ट विच ऐ भी ये कोई भी मन्नू पहचान सकता वे। आज भी मन्नू अपने क्वार्टर ते रहना चाहिए। वे पुलिस वाले कदी भी डंडा ठोक दे मेरे कोल आ सकते ने। जगन भाई ने टाइम वेस्ट न किया। वह बाहर निकला और जगह न होने पर भी किसी तरह कार में जा घुसा। जगमोहन ने धड़कते दिल के साथ कार आगे बढ़ा दी। बैंक डकैती सफल हो चुकी थी। 1,60,00,000 की बैंक डकैती, जिसकी खबर फैलते ही दिल्ली में हंगामा फैल जाना था। कहाँ जाना है मालूम है? जगन भाई बोला, हाँ, विकासपुरी में खाली फ्लैट इसी वक्त के लिए खरीद रखा है। बोरे वहां पहुंचाने। अब वहीं पर डेरा लगेगा देवराज चौहान का। और हरिनगर वाला फ्लैट उसे बंद रखा जाएगा ताकि गड़बड़ होने पर पुलिस उस फ्लैट तक ही आ सके, हम तक ना पहुंच सके। मुझे सिगरेट सुलगा कर दो। जगन भाई ने सिगरेट सुलगाकर उसे दी। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब क्या गड़बड़ हो सकती है? जगमोहन ने उसे देखा और गंभीर स्वर में बोला, पुलिस हमारे बारे में नहीं जान सकेगी। जान भी गई तो पहुंच नहीं सकेगी। तुम्हारे कारण दल सिंह पाड़ा इस मामले में आ सकता है। अगर हुई तो सिर्फ पाड़ा की तरफ से ही गड़बड़ हो सकती है। जगन भाई के चेहरे पर बेचैनी व्याप्त होती चली गई। बोरों को विकासपुरी वाले फ्लैट पर पहुंचाकर तुम्हें अपने धंधे पर निकल चलना है, ताकि दोबारा तब तक हमारे पास नहीं आना है जब तक कि तुम्हें बुलाया ना जाए। कुछ दिन हमें असंबंधित रहना होगा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 1 यही समाप्त होता है। इस बेहद दिलचस्प कहानी को जल्दी ही सुनेंगे हम एपिसोड नंबर 2 में। साथ बने रहे, अपना सपोर्ट यूं ही देते रहे। मेंबरशिप जोन पर भी एक बार निगाह जरूर मार लीजिएगा। काफ़ी वीडियोस वहाँ भी मौजूद है। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए गॉगल गुरु ऑडियो बुक को। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।